नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल भूत में और मैं हूं आपका दोस्त लीगल भूत। ज़्यादातर केसेज़ में ये देखा गया है कि जैसे ही कोई एफआईआर, कोई झूठी एफआईआर आपके अगेंस्ट दर्ज होती है या कोई केस आपके खिलाफ दर्ज होता है और उसमें आपके खिलाफ समन्स आपको रिसीव हो जाते हैं, तो वहाँ पर जनरली लोग समझते हैं कि बस फटाफट से बेल ले लो और बेल लेने के बाद तो फिर केस चलता रहेगा। लेकिन इस तरह की मानसिकता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बेल से पहले भी काफ़ी सारी रेमेडीज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं माननीय न्यायालय द्वारा, जिसमें कि डिस्चार्ज, क्वैशिंग और कई प्रोविजंस हैं कानून में जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके केस के फैक्ट्स पर, सिचुएशंस पर। कि आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बेल पर बात करेंगे। बेल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, करने का प्रोसीजर क्या होता है, बेल बॉन्ड्स क्या होते हैं, आपको कितने लोगों की आवश्यकता होगी अपनी बेल कराने के लिए, जो आपकी बेल दे रहे हैं उनसे आपका क्या रिलेशन होना चाहिए, बेल पिटीशन ड्राफ्ट करते समय आपको किन किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आईपीसी में अपराध और बेल दोनों के ही बारे में प्रावधान किए गए हैं। बार ऐसा होता है कि जब आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है, एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो यहाँ पर अब आपको बेल उसमें लेना होता है। तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि बेल कराने वाले कहाँ से लाऊं, बेल बॉन्ड्स क्या होते हैं, बेल मुझे मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एक सिचुएशन क्रिएट करके एक एक क्वेश्चन पर अलग अलग बात करेंगे। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके ऊपर एक 498A की एफआईआर हो जाती है। अब आपको क्या करना है, और वहीं पर 498A की जो झूठी एफआईआर आपके खिलाफ हुई है उसी में 2-3 और धाराएं लगी हुई हैं, जो कि 323, 504, 506 है। तो सबसे पहले इन धाराओं पर डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अपराध कितने प्रकार का होता है। अब जो आपके अपराध हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला है आपका बेलेबल ऑफेंस, दूसरा है आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। तो इसमें जो बेलेबल ऑफेंस हैं ये बहुत ही कम आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। उदाहरण के लिए किसी को थप्पड़ मार देना, गाली गलौज करना, बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं। और वहीं पर हम बात कर लेते हैं कि रेप का अपराध, किसी को जान से मारने की कोशिश करने का अपराध या किसी को जान से मार देने का अपराध, दहेज की मांग करने और दहेज की मांग करते हुए पत्नी को प्रताड़ित करने के जो अपराध हैं वो सभी नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंडर आते हैं। तो जब इस तरह की कोई एफआईआर आपके खिलाफ हो जाती है तो यहाँ पर अब आपको बेल के लिए अप्लाई करना होता है। तो आप यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी जा सकते हैं और आप रेगुलर बेल के लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर बेल के बेसिकली 2 टाइप होते हैं कि चार्जशीट फ्रेम होने से पहले या फिर एफआईआर होने के तुरंत बाद ही आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे केसेस में एफआईआर होने के बाद, चार्जशीट लगने के बाद आप रेगुलर बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आ गया है, जिसपे कि अब आपको एंटीसिपेटरी बेल अगर आपको ग्रांट हो गई है तो आपको रेगुलर बेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो एंटीसिपेटरी बेल है वो टिल ट्रायल वैलिड रहेगी। तो अब यहीं पर हम जान लेते हैं कि रेगुलर बेल का प्रोसीजर क्या होता है। तो रेगुलर बेल में जब आप अप्लाई करते हैं, आप उसमें इस तरह के फैक्ट्स रखते हैं माननीय न्यायालय के सामने कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, और अगर इस तरह के केस में आपको जेल भेजा जाता है तो यहाँ पर आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसका हनन हो जाएगा। आप माननीय न्यायालय के समक्ष इस तरह के फैक्ट्स रख सकते हैं कि मेरा कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, ये एफआईआर मेरे खिलाफ झूठी हुई है, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। वहाँ पर आप जो आपके पास प्राइमा फेसाई कुछ एविडेंसेस हैं जिससे कि आप अपने एफआईआर को झूठा साबित कर सकते हैं, उस तरह के फैक्ट्स भी आप अपनी बेल के समय पर अप्लाई करते हुए पिटीशन में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर कोर्ट आपकी पिटीशन से, आपके कथनों से कन्विंस हो जाती है तो आपको रेगुलर बेल ग्रांट कर दी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरिम बेल दे दी जाती है, और ऐसी 2-3 डेट्स आपके केस में लगाई जाती हैं जिसमें कि आपकी इंटरिम बेल को बढ़ा दिया जाता है और फिर लास्ट में आपकी रेगुलर बेल को ग्रांट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं बेल बॉन्ड्स की। तो इस तरह जब आप माननीय न्यायालय के सामने अपनी पिटीशन रखते हैं और वो आपको बेल जो है वो ग्रांट कर देती हैं, तो वहाँ पर वो अपने ऑर्डर में कुछ कंडीशंस लिखते हैं जिनमें
कि माननीय न्यायालय के द्वारा ये कथन किए जाते हैं कि आपको मान लीजिए 50-50 हज़ार रुपये के 2 प्रतिभूत, 2 बेल बॉन्ड जमा कराने हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आप अपने किसी रिलेटिव से, आपके अपने मित्र से ये कह सकते हैं कि वो आपकी बेल आपको दिला दे। उनको अपने किसी वाहन, किसी प्रॉपर्टी या किसी भी वैल्यूएबल एसेट की डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर उसकी प्रतिलिपि जमा करानी होगी, जिसकी वैल्यू 50,000 रुपये से ऊपर है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी होता है कि मान लीजिए आपके माता-पिता और आप 3 लोगों को एफआईआर में अक्यूज़्ड बनाया गया है और अब आपको बेल के लिए अप्लाई करना है और वहाँ पर जो आपकी बेल का ऑर्डर हुआ है, उसमें कंडीशंस लिखे हैं कि आप 50-50 हज़ार रुपये के 2 प्रतिभूत जमा कराइए। तो अब आपको आपके पिताजी के लिए 2, माताजी के लिए 2 और आपके लिए 2, तो कुल मिलाकर आपको 6 बंदों का इंतज़ाम करना है। लेकिन अगर जो आपकी बेल देने वाले हैं, उनके पास 50-50 हज़ार रुपये की 2 या 2 से अधिक भी वैल्यूएबल एसेट हैं, तो आप किन्हीं 2 दोस्तों या किन्हीं 2 रिलेटिव से ही अपनी तीनों की बेल भी करवा सकते हैं। मान लीजिए आपके एक रिलेटिव हैं जिनके पास 50-50 हज़ार रुपये की 3 मोटरसाइकिल हैं, तो अब यहाँ पर वो उन तीनों मोटरसाइकिल्स के डॉक्यूमेंट जमा कराकर आप तीनों की बेल दे सकते हैं। ऐसे ही आपके जो दूसरे रिलेटिव हैं, उनके पास 50-50 हज़ार रुपये की 3 कारें हैं, तो वो उनकी आरसी आप तीनों के रिस्पेक्ट में जमा कराकर आपकी बेल दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको 6 बंदों का इंतज़ाम नहीं करना है। अगर आप 6 व्यक्ति भी ला देंगे, तो आपको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। जब आप माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार बेल बॉन्ड्स जमा करा देते हैं, तो उसके बाद अब आपका ट्रायल शुरू होता है। जब तक आपके केस में कोई डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक ये बेल बॉन्ड्स माननीय न्यायालय के पास जमा रहेंगे और आप उस ज़मानत पर रिहा रहकर, बाहर रहकर अपने केस में पैरवी कर सकते हैं। कई स्टेट्स में इस तरह की जो बेल है, वो आप पुलिस स्टेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसको स्टेशन बेल कहा जाता है। तो जो बॉन्ड्स आप यहाँ कोर्ट में जमा करा रहे हैं, वो आप पुलिस स्टेशन में भी जमा कराकर स्टेशन बेल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ आई होगी। अगर इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जानकारी आपके क्वेश्चंस पर उपलब्ध करा सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।